रंगकर्म से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? रंगकर्म से जो जुड़ा हुआ है उसकी एक कहानी है। हमारे एक रिश्तेदार हुआ करते थे, वो अम्रपाली नाटक की संगीत की जो रिकॉर्डिंग हो रही थी उसमें गए थे। उसमें उन्होंने सितार बजाया था। तो मैं इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रखता था शुरू से। मैंने उन्हें कहा कि मैं भी चलूँगा, और मैंने वहाँ देखा तो मुझे लगा कि अरे इस तरह से ये सारा काम होता है। और वहाँ से मेरे मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मैं भी नाटक करूँगा। तो मैंने अपने मामा जी को कहा, उनको हम लोग मामा जी कहा करते थे कि भाई मैं भी करूँगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, उनके लिए बहुत सहज था कि नाटक करेंगे। वहाँ सब लोग नाटक वाले थे। उन्होंने कहा कि भाई ये भी नाटक करेगा, इसको नाटक करवाइए। और वो रिकॉर्डिंग चल रही थी सतीश आनंद के नाटक अम्रपाली। और उनसे तो कोई, वो जिस तरह का ऑरा उन्होंने अपने चारों ओर रखा हुआ था, कोई बात करता नहीं था, डरता था। लेकिन धीरे धीरे मैं उनकी संस्था में जाने लगा। जाते जाते मेरा इंटरेस्ट और जगने लगा और मैं उनके साथ उसी वक्त से जुड़ गया। तो आपने जो निर्णय लिया रंगकर्मी बनने का, तो आपके परिवार के लोगों ने इसका सम्मान किया इस निर्णय का, या कि विरोध किया? पूर्ण रूप से तो स्वागत नहीं किया, क्योंकि हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के। वो चूँकि बहुत पहले का वक्त था, तो लोगों को ये सब चीज़ें ख़राब लगती थी। नाचना, गाना, रंगमंच, इन सबको बहुत अच्छी विधा नहीं मानी जाती थी ये विधाएँ। तो माँ बाप की ये इच्छा थी कि नहीं, हमने अपने बेटे को पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन कराया है, तो ये पढ़ लिख के किसी उच्च पद पे जाए, उच्च अधिकारी हो और एक सरकारी कार्य में अपनी रुचि लगे। लेकिन मैं वहीं से डाइवर्ट हुआ। तो पहला नाटक आपका कौन सा था? पहला नाटक मेरा अम्रपाली था। रामवृक्ष वेरीपुरी की रचना है वो, अम्रपाली। उस नाटक को मैंने पहली बार किया था, और उस नाटक में मेरी कोई भूमिका नहीं थी। 16-17 लोग उसमें एकत्रित होके एक आध शब्द, एक आध डायलॉग्स बोलते थे, तो मैं उन्हीं में शामिल था। पहला नाटक मेरा वो था। एक तरह से मेरी भूमिका कोरस की थी उसमें। और इत्तेफाक की बात, उस नाटक में बाद में मैंने उसी नाटक में अम्रपाली में अरुण ध्वज, जो उसका मुख्य पात्र था, उसकी भूमिका भी निभाई। ये एक अजीब सा संयोग है मेरे लिए। लंबी प्रक्रिया होती थी। पहले तो 1.5 से 2 महीने तक स्क्रिप्ट पढ़ी जाती थी। सारे पात्र, ये कोई नहीं कह सकता था कि मैं ये पात्र कर रहा हूँ तो मैं इतना पढ़ूंगा। सारे लोग, जितने लोग होते थे, सब पूरी की पूरी स्क्रिप्ट पढ़ते थे। 1-1.5 महीने पढ़ने के बाद कुछ विशेषज्ञ उस पर अपनी राय देते थे पूरी टीम के साथ। वो बाहर से बुलाए जाते थे। शहर के भी संभ्रांत लोग, प्रतिष्ठित लोग हुआ करते थे, साहित्य और संगीत से संबंधित। बाहर से भी कुछ लोग होते थे, और फिर ये निर्णय लिया जाता था कि हाँ, ये नाटक सबने पढ़ लिया, सबने कर लिया, अब इस नाटक को हम लोगों को करने की प्रक्रिया में आगे ऑन फ्लोर आना चाहिए। तब ऑन फ्लोर आते थे, और उसके बाद फिर रिहर्सल होती थी। रिहर्सल के बाद प्रस्तुति। जब तक निदेशक संतुष्ट नहीं होता था कि हम, तो ये नहीं कि 1 महीने में 15 दिन में कर लिया। एक एक प्रस्तुति में 7 से 8 महीने का कम से कम वक्त लगा करता। तो कोई यादगार घटना है आपके रंगमंचीय जीवन की? ऐसे घटनाएं तो काफ़ी सारी होंगी, घटनाएं लेकिन बहुत कोई सारी एक हैं। घटना? रंगमंच की यादगार घटना क्या, या यूँ आप कह लीजिए कि यादगार घटना के साथ साथ मेरे लिए वो सबक था एक, भाषाई तौर पे शुद्ध होना। मैं भाषाई तौर पे शुरू से थोड़ा शुद्ध रहा, लेकिन पूरी तरह से मैं जिस संस्था के साथ जुड़ा था, शुद्ध होना का मतलब उनके लिए कुछ और था जो मुझे समझ में नहीं आता था। और एक नाटक हुआ था, उसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले से पढ़ी जा रही थी। वो था राजा ईडिपस, किंग ईडिपस, सोफोक्लिस का घर प्ले था। उसमें एक शब्द था अशरफुल मखलूकात। अच्छा। अब वो शब्द, मैं हिंदी बेल्ट का आदमी, उस तरह से उर्दू ज़ुबान बोलनी नहीं आती थी, और कहाँ नुक्ता होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे मेरे निदेशक दे देते थे स्क्रिप्ट, और कहते थे कि जहाँ नुक्ता है वहाँ ज होगा, जहाँ नुक्ता नहीं है वहाँ ज होगा। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, आप कीजिए, और जब आप कर लेंगे तभी इस तरह के नाटक में आपको छोटी सी ही भूमिका सही तभी मिल सकती है, वैसे नहीं मिलेगी। तो ये बहुत यादगार पल है मेरे लिए कि इस तरह से ही काम करना पड़ता था। अभी
अभी जो देखता हूँ लोगों को तो लगता पहले है कि कितना नहीं। समय लग जाता था एक नाटक तैयार होने में? ये बड़ा अच्छा सवाल है कि पहले कितना वक्त लग जाया करता था नाटक करने में। वक्त लगता था। अभी मैं सुनता हूँ कि जनवरी में अगर आप ही नाटक कर रहे हैं तो आपसे मुलाकात हुई और आपने फरवरी में आपने उसका शो कर भी लिया। हाँ, ये हो जाता है, बहुत जल्दी ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। पहले ये नहीं होता था। हमने जब पहला नाटक किया था अम्बपाली, तो मेरे ख्याल से उसकी स्क्रिप्ट रीडिंग 5 से 6 महीने तक हुई थी। 5 से 6 महीने तक सिर्फ स्क्रिप्ट रीडिंग हुई थी। इनफैक्ट वो प्रोडक्शन 10वें महीने में जाके तैयार हुआ था। एक कैसे थे, क्या मिजाज था ईशानंद उनका? जी के बारे में क्या कहूँ, मैं आज जो कुछ हूँ इसमें उन्हीं और सिर्फ उन्हीं का हाथ है। मैं आज जो इस मुकाम पे पहुँचा हूँ उसमें उनकी अहम नहीं, उनकी पूरी की पूरी भूमिका उन्हीं की है। उनके विषय में आपको क्या कौन सी बात बताऊँ, बहुत सारी यादें हैं उनकी, बहुत सारी बातें हैं उनके विषय में कि वो बहुत अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। रिहर्सल की टाइमिंग को लेके, रिहर्सल के बीच में 10 मिनट का गैप है तो 10 मिनट के गैप को लेके, मतलब फुल्ली डेडिकेटेड जो थिएटर वर्कर कहते हैं वो अब मुझे समझ में आता है कि हाँ वो व्यक्ति थे। अगर 4 बजे रिहर्सल का वक्त है तो 4:15 पे आपको नहीं आना है, आपको 3:58 तक उस कमरे में एंट्री ले लेनी है जहाँ 4 बजे से रिहर्सल शुरू है। तो ये माना जा सकता है कि रंगमंच के क्षेत्र में आपके आदर्श सतीश आनंद जी ही? जी। मैंने जो कुछ सीखा है उनसे सीखा तो बहुत लोगों से है, बहुत लोगों से सीखा है, जो जिससे प्रसाद मिल पाया वो मैंने लिया है। लेकिन मुझे इस फील्ड में हाँ, लाने का श्रेय और मुझे बताने का श्रेय उन्हीं को जाता है। यदि आप रंगकर्मी ना होते तो संभवतः क्या होता? कुछ सोचा है आपने कभी? हाँ सोचा है, बहुत गंभीरता से सोचा है। हर के जीवन में उल्लास और अवसाद होता है। कभी कभी अब मेरे जीवन में उल्लास के साथ साथ अवसाद भी आता है। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने इस विधा को अपना लिया। इस विधा में हुआ बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की बातें कही, बहुत प्यार, बहुत स्नेह दिया। लेकिन अगर मैं रंगमंच की दुनिया में नहीं आता तो क्या होता? अगर मैं रंगमंच की दुनिया में नहीं आता तो आज मैं बहुत खूबसूरत शास्त्रीय संगीत का गायक हूँ। हाँ, आपके परिवार की पृष्ठभूमि मेरे परिवार की पृष्ठभूमि भी ये है कि हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत वाले लोग रहे हैं। कई हमारे परिवार के लोगों को पद्मश्री भी मिला है, कई लोगों को संगीत नाटक अकादमी सम्मान भी मिला है। और हमारे यहाँ ये परंपरा, संगीत की परंपरा रही है, समृद्ध परंपरा हमारे यहाँ रही है। तो समाज में रंगमंच की उपयोगिता के बारे में क्या कहें? क्यों रंगमंच, क्या करता क्या है रंगमंच, क्यों नहीं, जरूरी? समाज में रंगमंच की उपयोगिता तो है। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि समाज में रंगमंच की उपयोगिता क्या है, उपयोगिता नहीं कैसे है। हम समाज में जो देखते हैं, जो घटनाएं होती है, उन सबों को हर व्यक्ति नहीं परोस सकता है कहीं जाके, लेकिन मंच के माध्यम से उन घटनाओं को एक आधार बनाकर हम अभिनेता या अभिनेत्री उसको मंच पर सही रूप से प्रस्तुत करते हैं, जो लोगों के जहन में बस जाता है कि हाँ ये इनके द्वारा जो बातें कही जा रही हैं, ये बातें अगर इनके द्वारा कुछ बताई जा रही है हम करेंगे तो इससे समाज का, इससे परिवार का, इससे आने वाली पीढ़ी का भला होता है। ये एक अभिनेता मंच पर रहते हुए करता है। तो एक रंगकर्मी में किन गुणों का होना अनिवार्य है? कैसा होना चाहिए एक रंगकर्मी को? मैं अपनी बात कह सकता हूँ, सब कर्मियों के बारे में तो नहीं कह सकता हूँ। रंग कर्मियों के लिए एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि उन्हें अनुशासित होना चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि अनुशासित होना चाहिए। उनको अपने सीनियर और अपने जूनियर का भेद समझना चाहिए। उनको ये लगना चाहिए कि हाँ ये हमारे हैं, हमसे बड़े हैं, तो इनको किस तरह से तरजीह दी जाए और इनसे हम क्या ग्रहण कर सकते हैं। अगर ग्रहण उनसे किया जा सकता है तो नए रंगकर्मियों को उनसे ग्रहण करना चाहिए। उसमें ये संकोच नहीं करना चाहिए कि नहीं इनसे मैं क्या सीखूँगा, क्योंकि सीखने की ना कोई उम्र होती है, ना कोई सीमा होती है। और ये आप नहीं कह सकते हैं कि मैंने तो सब कुछ जान ही लिया है।
इसलिए ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। तो 78 से ये जो 47 साल का जो सफ़र है, रंगमंचीय सफ़र, तब के रंगमंच में और आज के रंगमंच में आप क्या अंतर देखते हैं? फ़र्क है, फ़र्क तो है। तब के रंगमंच और आज के रंगमंच में एक बहुत बड़ा फ़र्क ये आया है कि अभिनेता से लेके, अभिनेत्री से लेके निर्देशक तक सब में ये होड़ लगी है कि कितनी जल्दी हम काम करके निकल के दूसरे काम की ओर चलेंगे। जी। ये सोचने का वक्त उनके पास नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं इसका अच्छे असर के साथ साथ बुरा असर क्या होगा, और जो हम मंच पर परोसेंगे हाँ। वो पूरी तरह से परोसने के लायक है भी या नहीं। उनमें ये होड़ लगी है कि जल्दी से एक प्रोडक्शन कर लो, दूसरा कर लो, तीसरा कर लो। हमें तो, और वो कहते हुए मैंने कई बार कई जगह रंगकर्मियों को सुना है, निर्देशकों को सुना है कि इस साल मैंने 5 प्रोडक्शंस कर लिए, 6 प्रोडक्शंस कर लिए। ये आज कचरा परोसना जो है ना, क्वांटिटी से कुछ नहीं होता है, क्वांटिटी से नहीं कुछ होता है। आप जो कुछ लोगों के सामने दे रहे हैं वो ग्राह्य अगर लोगों को नहीं हुआ तो फिर आपका देना व्यर्थ है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और उनकी सावधानी लोगों को बरतनी चाहिए। अभी के लोग जो बहुत कम बरती जा रही है मेरे हिसाब से, ये मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना मानना है। तो अब अंत में नए रंगकर्मी या जो रंगकर्मी जुड़ना संदेश देना चाहिए? देखिए, रंगकर्मी नए कुछ बहुत अच्छे आ रहे हैं जिनमें ये है कि हमें रंग कर्म करना है, और करना है तो उनको किसी ने ये कहा नहीं है कि नहीं आप जाइए रंग कर्म कीजिए। जब तक आपके मन में स्वतः इच्छा जागृत नहीं होगी ना, आप रंगमंच नहीं कर सकते। तो आपको अपने अंदर जो है ना स्वतः जागृत करनी होगी इच्छा कि हाँ मैं रंगमंच करूँ या ना करूँ। दूसरी एक बहुत बड़ी बात है रंगकर्मियों के लिए है कि उनका जीवन भी चलना चाहिए। अगर आपका जीवन रंगमंच से चलता है तब तो ठीक है, नहीं चलता है तो रंगमंच के साथ साथ आपको कोई ऐसा पेशा या कोई ऐसी नौकरी या अपनी जीविका का कोई ऐसा साधन जरूर ढूंढना होगा जिसके रहते आप रंग कर्म भी कर सकें, क्योंकि सिर्फ रंग कर्म करने से पेट नहीं भरता है। तालियां आपको 2-4 मिनट का सुख ज़रूर दे सकती हैं, लेकिन अगर आपका पेट खाली है तो फिर वो चीज़ें आपको लेके चली जाती हैं। इसलिए रंगमंच के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके जीवन में और होना चाहिए ताकि रंगमंच को आप उसमें भी रहते हुए समृद्ध